नमस्कार, टीम एजुकेशन परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? दीपशिखा जी, सत्यम, अखिलेश, ब्रिजदीप, अंजलि, अनूप, विजयलक्ष्मी, नीलम, पल्लवी, प्रिया सिंह, उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होगा। कल देखें हम लोग मौर्य काल के अंतर्गत जो दो लास्ट टॉपिक रह गया था उसको समझा हुआ था बहुत बढ़िया तरीके से, और आज उनको हम नोट करेंगे और उसके बाद मौर्योत्तर काल में हम प्रवेश करेंगे। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में कुछ बातों को आज समावेश करेंगे अपने अध्ययन में। थोड़ा सा नोट करने की शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी में लास्ट वो गुल्म शब्द लिखा होगा। जो सैनिक छावनियां होती थी उसे गुल्म कहा जाता था और जो सैनिकों के वेतन होते थे उसे गुल्मदेय कहा जाता था। यही बात लिखी होगी। इसके आगे बढ़ जाएंगे पैराग्राफ चेंज करके। शुरुआत करें। चलें नोट करने की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग गुप्तचर थे। केंद्रीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग गुप्तचर थे। इस काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जबकि गुप्तचरों का प्रमुख महामात्य सर्प, गुप्तचरों का प्रमुख महामात्य सर्प कहलाता था। महामात्य सर्प कहलाता था। इस काल में गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। इस काल में गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। डैश, नीचे नंबर 1 संस्था, डैश, इसके बारे में एक ही स्थान पर रहते हुए गुप्तचरी का कार्य करने वाले, एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी का कार्य करने वाले। नीचे नंबर 2 संचरा, घूम घूम कर गुप्तचरी कार्य करने वाले। अगली हेडिंग डालेंगे प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन डैश,
मौर्य काल में प्रांतों को चक्र या मंडल कहा जाता था। चक्र या मंडल कहलाता था। प्रांतों का प्रशासन सामान्यतः राज परिवार के ही किसी सदस्य या किसी अति विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा चलाया जाता था। अशोक के अभिलेखों में कुल 5 प्रांतों के उल्लेख मिलते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है, कुल 5 प्रांतों के उल्लेख मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं। एक तरफ लिखेंगे प्रांत और एक तरफ कर देंगे राजधानी। नंबर 1 उत्तरापथ, राजधानी में तक्षशिला। उत्तरापथ, राजधानी तक्षशिला। नंबर 2 अवंती, राजधानी उज्जैनी। तीसरा दक्षिणापथ, राजधानी में सुवर्णगिरी। सुवर्ण का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है सोना, सुवर्णगिरी या कनकगिरी। दक्षिणापथ तीसरा, राजधानी सुवर्णगिरी या कनकगिरी। नेटवर्क चेक करते रहिए। चौथा कलिंग, ऑब्लिक करेंगे धौली, राजधानी में तोसली। पांचवा प्राची या प्राच्य का मतलब होता है पूर्व, और राजधानी में लिखेंगे पाटलिपुत्र। प्राची
या प्राच पाटलिपुत्र राजधानी में? नीचे एक नोट लिखेंगे, सौराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। चंद्रगुप्त के समय यहां का गवर्नर अर्थात प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य था, जबकि अशोक के समय यवन राज तुषास्प था। यवन राज तुषास्प था। यवन राज तुषास्प था। पैराग्राफ चेंज करके, प्रांत जिलों में बटे होते थे। प्रांत जिलों में बटे होते थे। प्रांत जिलों में बटे होते थे, जिसे आहार या विषय कहा जाता था। आहार या विषय कहा जाता था और इसका प्रमुख विषय पति कहलाता था, अर्थात जिले का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, इसका प्रमुख विषय पति कहलाता था। युक्त कौमा रज्जुक कौमा प्रादेशिक, युक्त रज्जुक प्रादेशिक, युक्त रज्जुक प्रादेशिक जिले स्तर के ही अधिकारी थे। जिले स्तर के ही अधिकारी थे। रज्जुक मुख्यतः ग्रामीण जन कल्याण से जुड़ा अधिकारी था।
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 27वें वर्ष अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 27वें वर्ष रज्जुक को न्यायिक अधिकार भी सौंप दिया था। न्यायिक अधिकार भी सौंप दिया था। न्यायिक अधिकार भी सौंप दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। पैराग्राफ चेंज करके, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। जिसका प्रमुख ग्रामिक कहलाता था। मौर्य काल में ही सर्वप्रथम जिसका प्रमुख ग्रामिक कहलाता था, मौर्य काल में ही सर्वप्रथम गांव में पंचायत व्यवस्था का आरंभ देखने को मिलता है। पंचायत व्यवस्था का आरंभ देखने को मिलता है। पैराग्राफ चेंज करके, मेगास्थनीज ने स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत मेगास्थनीज ने स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत दो अन्य अधिकारियों का उल्लेख किया है। दो अन्य अधिकारियों का उल्लेख किया है। डैश एग्रोनोमोई ब्रैकेट में ग्राम प्रशासन से जुड़ा अधिकारी, ब्रैकेट क्लोज, तथा अरिस्टोनोमोई ब्रैकेट में नगर प्रशासन से जुड़ा अधिकारी। नगर प्रशासन से जुड़ा अधिकारी। अगली हेडिंग लास्ट 2 लाइन के लिए, नगर प्रशासन।
नगर प्रशासन। अब आगे लिखेंगे नगर प्रशासन ऐसे, न डॉट प्र डॉट, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन का उल्लेख नगर प्रशासन का उल्लेख अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका दोनों में हुआ है। किंतु मेगास्थनीज सैन्य प्रशासन के जैसे ही सैन्य प्रशासन के जैसे ही 30 सदस्यीय समिति व्यवस्था का उल्लेख पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन समिति व्यवस्था का उल्लेख पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के संदर्भ में किया है। अगली हेडिंग डालेंगे मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्य अर्थव्यवस्था डैश करके लिखेंगे। मौर्य अर्थव्यवस्था कृषि प्लस पशुपालन प्लस व्यापार पर आधारित थी। जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। अर्थशास्त्र में अदेव मात्रिक भूमि का उल्लेख हुआ है।
जिसका अर्थ है बिना वर्षा के भी, जिसका अर्थ है ऐसी भूमि जहां, जिसका अर्थ है ऐसी भूमि जहां बिना वर्षा के भी अच्छी कृषि होती हो। अच्छी कृषि होती हो, ब्रैकेट में लिखिए कृत्रिम, आर्टिफिशियल सोर्सेस से, साधनों से। लाइन क्लोज। अर्थशास्त्र में नई कृषि भूमि, अर्थशास्त्र में नई कृषि भूमि को आबाद करने का मतलब बंजर से उपजाऊ बना देना। नई कृषि भूमि को आबाद करने की प्रक्रिया जनपद निवेश कहा गया है। जनपद निवेश कहा गया है। जनपद निवेश कहा गया है। पैराग्राफ चेंज करके, मौर्य काल में राजकीय कृषि भूमि को सीता कहा जाता था। राजकीय कृषि भूमि को सीता कहा जाता था, जबकि निजी भूस्वामी को, अर्थात जिनकी अपनी खुद की भूमि की थी, निजी भूस्वामी को क्षेत्र कर और भूमिहीन व्यक्ति को उपासक कहा जाता था। भूमिहीन व्यक्ति को उपासक कहा जाता था। इसी में आगे राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध किया जाता था। सिंचाई का प्रबंध किया जाता था, जिसे सेतुबंध कहा जाता था।
जिसे सेतुबंध कहा जाता था, सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील तथा, ऐसे लिखें, सुदर्शन झील तथा उससे निकली नहरों का निर्माण उससे निकली नहरों का निर्माण सेतुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण था। उदाहरण था। सेतुबंध के बदले राज्य, सेतुबंध के बदले राज्य उदय भाग, अंडरलाइन करेंगे, उदय भाग नामक कर वसूलता था। उदय भाग नामक कर वसूलता था। इसी में एक लाइन और, मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी कर व्यवस्था की जानकारी अशोक के रुमिनदेई स्तंभ लेख, अशोक के रुमिनदेई, याद होगा आपको, रुमिनदेई स्तंभ लेख से मिलती है। पैराग्राफ चेंज करके, इस काल में भी आहत मुद्राओं का ही प्रचलन था। वही ठप्पा मार करके जो सिक्का बनाया जाता था चांदी और तांबे का, आहत मुद्राओं का ही प्रचलन था। आहत मुद्राओं का ही प्रचलन था। इन सिक्कों को रूप कहा जाता था। सिक्कों को रूप कहा जाता था। जबकि सिक्कों का निरीक्षण परीक्षण करने वाला रूप दर्शक कहलाता था। रूप दर्शक कहलाता था। मौर्य काल के
रूप दर्शक कहलाता था। मौर्य काल के स्वर्ण 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 ब्रैकेट में लिखेंगे सुवर्ण, स्वर्ण ब्रैकेट में सुवर्ण, ब्रैकेट क्लोज। स्वर्ण सिक्के नहीं मिले हैं जबकि चांदी के सिक्के को पर्ण, चांदी के सिक्के को पर्ण तथा तांबे के सिक्के को मासक और काकनी कहा जाता था। मासक तथा काकनी कहा जाता था। सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाकर के सिक्कों को रूप कहा जाता था। चांदी का भी सिक्का हो, तांबे का भी हो, एक साथ है, सब कुछ मिक्स है, सारे सिक्कों को सम्मिलित रूप से रूप कहा जा रहा है। और अगर चांदी के सिक्के की बात स्पष्ट रूप से हो अलग बिल्कुल, तो चांदी के सिक्के को नाम दिया गया है पर्ण, तांबे के मासक तथा काकनी। पैराग्राफ चेंज करके, मौर्यों ने लगभग संपूर्ण भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था, वन हैंडेड एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई तथा संपूर्ण साम्राज्य में एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई तथा संपूर्ण साम्राज्य में, ब्रैकेट में लिखेंगे विशेषकर उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में, ब्रैकेट क्लोज, सड़कों का जाल फैला दिया, सड़कों का जाल फैला दिया जिससे व्यापार कार्य को बल मिला। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग उत्तरापथ प्रांत भी था, लेकिन राजमार्ग का नाम भी उत्तरापथ ही रखा गया था। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग उत्तरापथ था, जिसका उल्लेख कौटिल्य तथा मेगास्थनीज दोनों ने किया है। जी सरोजीत, बात करते हैं अभी।
जिसका उल्लेख कौटिल्य तथा मेगस्थनीज दोनों ने किया है। कौटिल्य का मतलब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन कहां पे किया गया है? मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन अर्थशास्त्र, यही प्रश्न बनेगा। अध्ययन किया गया है जिसके तहत उत्तर के मार्गों की तुलना में दक्षिण के मार्गों को अच्छा बताया गया है। क्यों अच्छा बताया गया है? क्योंकि दक्षिण के मार्गों में बहुत सारे प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती थी, तो अर्थव्यवस्था को बल मिलता था। दक्षिण के मार्गों को अच्छा बताया गया है, जबकि स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? क्योंकि स्थल मार्ग में चोर डाकुओं का भय होता था, लेकिन जल मार्ग में ऐसी समस्या उस समय नहीं थी, तो सुरक्षित आवागमन हो सकता था। श्रेष्ठ बताया गया है। पैराग्राफ चेंज करें। दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह थे डैश। डैश ताम्रलिप्ति ब्रैकेट में बंगाल में, तथा भड़ोच ऑब्लिक करेंगे, इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है भृगु कच्छ ऑब्लिक करेंगे। इसी को यूनानियों ने बेरीगाजा कहा है, तो ऑब्लिक करके इसी भड़ोच को बेरीगाजा भी। ब्रैकेट में गुजरात में।
लाइन क्लोज। मौर्य काल में सबसे प्रमुख कपड़ा उद्योग था सबसे प्रमुख कपड़ा उद्योग था, जबकि सर्वाधिक घनिष्ठ वैदेशिक संबंध पश्चिम एशियाई यूनानी देशों के साथ था। पश्चिम एशियाई यूनानी देशों के साथ था। हालांकि चीन से थोड़ा बहुत रेशम का आयात होता था, सर्वप्रथम महाजनपद काल में पाणिनि ने कौशेय नाम से रेशम की व्याख्या की है। जबकि अर्थशास्त्र में पत्रोण शब्द का प्रयोग हुआ है। पत्रोण शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा रेशम के लिए चीन पट्ट
रेशम के लिए चीन पट्ट, कॉमा चीनांशुक, चीन अंशुक, अंशुक का मतलब प्यारा, चीनांशुक, कॉमा पट्टांशुक, कॉमा किड्स, की आधा ट ज, किड्स आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। बस 5 मिनट और प्रबुद्ध, मैक्सिमम। नीचे नोट, मौर्यों की राजभाषा प्राकृत थी। मौर्यों की राजभाषा प्राकृत थी, जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान का सबसे प्रमुख केंद्र था। ज्ञान विज्ञान का सबसे प्रमुख केंद्र था। चलें ठीक है, रहने दें, परेशान हुई है बिल्कुल। हो गया? छह 7 लाइन का कला स्थापत्य था, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान न होइए, कल उसको कर लेंगे और मौर्योत्तर काल की शुरुआत कर लेंगे, बिल्कुल परेशान न होइए। कोई बात नहीं है। ठीक है, और कोई बात होगी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लेकिन बस यही कहूंगा कि धीरे धीरे लगातार रोज का रोज काम करते चले जाएं, कल के लिए नहीं टालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी कल ज्यादा काम पहले से ही आपको परेशान करने के लिए तैयार है। रोज का काम जो रोज फिनिश करता चला जाएगा, विजेता अंतिम रूप से वही होगा। मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद। एकात्मक शासन व्यवस्था, देखिए पॉलिटी का मुद्दा है ये। शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एकात्मक और संघात्मक। इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, किसके किसमें, केंद्र में और प्रांत में। यहां पे बंटवारा शक्तियों का नहीं होता है और सारा का सारा पावर एक ही जगह पे संकेंद्रित रहता है। ठीक है सर्वजीत जी? समझ गए? पावर का हस्तांतरण नहीं किया जाता है, शक्ति को बांटा नहीं जाता है, बल्कि एक ही जगह पे केंद्रित रहता है। ठीक है, फिर मिलते हैं, कोई और बात होगी बताइएगा फिर। धन्यवाद।